एक राजा के दो कैदी और सुनिश्चित हुआ आज जिनके लिए मृत्यु दंड। निर्धारित हो गई तिथि कि अब तो मरना ही है। दोनों कैदियों को ज्ञात था कि राजा की जो रुचि है वह उड़ने वाले घोड़े में है। तो एक ने अंतिम दाव के तौर पर राजा से निवेदन किया कि सुनो, मैं मर जाऊंगा तो मेरी विद्या मेरे साथ मर जाएगी जो कि मैंने गुप्त रखी। मैं 1 साल के पुरुषार्थ से घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूं। राजा भी राजी हुआ कि ठीक है, सिखाओ। दूसरा कैदी कहता है कि भाई, जहां तक मैं जानता हूं ये तो तुम्हारा एक कोरा दांव ही है, तुम्हें तो कोई विद्या आती नहीं है, तो कल दंड पाओगे। वो कह रहा आज दंड पाने से बेहतर है कि कल दंड पाऊं। 1 साल में मैं एक साथ 4 अवसर जुटा रहा हूं मां। कौन से 4 अवसर? संभावना है इस बीच मैं मर जाऊं, संभावना है इस बीच राजा मर जाए, संभावना है इस बीच घोड़ा मर जाए, और बड़ी संभावना है कि हो ना हो घोड़ा उड़ना ही सीख जाए। तो मां, कल जो चर्चा हमने की थी आज उसी को आगे बढ़ाते हैं कि हमारे आसपास में इस तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो हैं जो समस्या में समाधान खोज लेते हैं, तो दूसरे वे हैं जो समाधान में समस्या खोज लेते हैं। अब दोनों मानुषों के नजरिए में कितनी भिन्नता थी। एक आपदा में अवसर खोज रहा है, दूसरा अवसर में आपदा खोज रहा है। खोज रहा कि नहीं खोज रहा? कल हमने जिन चीजों की चर्चा की थी, एक व्यक्ति हैं जो सदा विधि परक नजरिए अपनाते हैं, और कितने ही लोग हैं जो सदैव निषेध परक नजरियों से भरे रहते हैं। एक कहता है कि ईश्वर भी कितना निर्दयी है मां कि उसने 2 काली रातों के बीच एक दिन बनाया है। दूसरा कहता है ईश्वर कितना दयालु है कि 2 दिनों के बीच एक रात बनाई है। तो ये तो देखने के ढंग पे निर्भर करता है, और देखने के ढंग ही है सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन। एक आदमी बाबूजी जो कहता है कि देखो, जन्म के बाद मृत्यु है, तो दूसरा कहता है भैया मृत्यु के बाद भी तो जन्म है कि नहीं, बताओ। तो बाबूजी आप किस चीज को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिसको आप प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिक देंगे? क्योंकि देखिए मां, होता ये कि विचार जो है, जैसे विचार होते हैं वैसे ही वचन होते हैं, और विचार, वचन और वर्तन दोनों को शासित करते हैं। आपके विचार आपके वचन को और आपके वर्तन को क्या करते हैं बाबूजी? व्यवहार। आपके विचार से ही आपके वचन बनते हैं, और आपके विचार सापेक्ष ही आपके व्यवहार बनते हैं। तो इस तरह के नजरियों के लोग हम अपने आसपास देख रहे हैं। देखिए मां,
कितने ही लोग होते हैं, जो अपन ने कल भी चर्चा की थी कि कितने लोग होते हैं जो सकलंक होते हैं और कितने ही लोग अकलंक होते हैं। कितने ही लोग हैं जो बुद्ध का जीवन जीते हैं, तो कितने ही हमारे आसपास हैं जो बुद्धुओं का जीवन जीते हैं। कितने ही लोग हैं जो आंख से दर्शन तय करते हैं और कितने ही लोग हैं जो अकल से दर्शन तय करते हैं अपना। कितने आंख से देखते हैं और कितने ही लोग हैं जो अकल से देखते हैं, कुछ अक्ष से देखते हैं और कुछ आत्मा से देखते हैं। आप अपनी कोटियां तय करते जाना कि कब मैं आंख से देखने वाला हुआ और कब मैं अक्ल से देखने वाला हुआ। बाबूजी, कितने हैं जो पूर्ण में अपूर्ण देखते हैं और कितने ही लोग हैं मां जो पर्याप्त में पर्याप्त को देखते हैं। बाबूजी, कितने ही लोग हैं जो लाभ होने को भला मानते हैं और कितने ही लोग हैं जो भला होने को लाभ मानते हैं। बाबूजी, ये सारी चीजें हमारे और आपके नजरिए पे निर्भर करती हैं। और आपका नजरिया, सम्यक दर्शन का अर्थ है सम्यक सही और दर्शन का अर्थ है नजरिया। जब आपके देखने के ढंग जो हैं वो सही होंगे, दुरुस्त होंगे, तो सम्यक दृष्टि हो गए। मैं सम्यक दृष्टि हूं, जब आप ये कहते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आपकी आत्मा कोई विशेष अच्छी स्थिति में आ गई है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आपकी आत्मा ने अब आंख पाली है देखने की, अपने ढंग से आप देख रहे हो। अब किससे बाबूजी? अपने ढंग से देख रहे हैं। देखिए मां, कितने ही लोग हैं, हम देखिए मां, हम जो लोग हैं, बहुधा जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम आगम से देखें। कितने लोग हैं मां जो आगम से सीखने की कोशिश करते हैं, कितने ही लोग हैं जो अनुभव से सीखने की कोशिश करते। बाबूजी, आगम में और अनुभव में बुनियादी अंतर क्या है? अनुभव है जिंदा आदमी का आगम, जिंदा आदमी का अनुभव जिंदा आदमी का आगम है, और आगम है मृत आत्माओं के अनुभव। समाधिस्थ आत्माओं के जो अनुभव थे वो हमारे लिए आगम हो गए हैं। हो गए कि नहीं हो गए हैं? तो आप बाबूजी अनुभव से नहीं सीखने की कोशिश करते हो, आप कोशिश करते हो किससे? आगम से सीखने की। आगम पे कितनी कम श्रद्धा है आपको और अनुभव पे कितनी अटल श्रद्धा है आपको, ये सब जानते हैं मां। दूध का जला छाछ को फूंक के पीता है। क्यों? क्योंकि अनुभव प्राधान्य है उसके लिए, आगम प्राधान्य नहीं है। तो बाबूजी, आप किससे लाभ उठाएं? अनुभव से, ना कि आगम से। आगम से लाभ उन्हीं वो ही उठा सकते हैं जिनके अपने अनुभव से लाभ उठाने की, जिनकी कलात्मक प्रवृत्ति है। क्यों? क्योंकि आगम भी तो अनुभव ही है ना। आगम क्या है? कुंद कुंद महाराज साहब ने 84 ग्रंथ लिखे, उपलब्ध हैं तकरीबन 10-11 है। तो किससे लिखे? जब आप अपने अनुभव से तो लिखे मां। जब आप कुछ भी लेखन, कोई भी लेखन के जगत में उतरता है तो किसको प्राधान्यता देता है मां? अनुभव को प्राधान्यता देता है। नहीं, विवेकानंद
के संबंध में कहा जाता है कि विवेकानंद के मुख से हमेशा रामकृष्ण परमहंस बोलते थे। क्यों? क्योंकि उनके जीवन के खूब अनुभव थे, लेकिन उनको रत्ती भर भी वचन शैली नहीं थी, वचनालाप नहीं था उनके पास में। और तो उनके मुख से, विवेकानंद के मुख से परमहंस बोले। अब हम और आप देख लो, दूसरे हमें अपने अनुभव से प्रभावित करते हैं तो हम वैसी ही बोली बोलने लगते हैं। आगम बाची और अनुभव बाची अंतर नहीं है। मां कबीर क्या लिखते हैं? तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। बिटिया, कागज लेखी और आंखन देखी। बाबूजी, आप इसलिए विचार के स्तर पे तरक्की शुदा आदमी नहीं हो, ना वचन के स्तर पे, ना भाषा के स्तर पे, क्योंकि मां हम अपने पुराने अनुभवों को आगामी जीवन का आधार नहीं बनाते हैं। देखिए मां, कितने ही लोगों ने कल भी गुस्सा करके कष्ट उठाया, आज भी उसी गुस्से में उनका प्रवर्तन देखा जा रहा है। परसों भी देखा गया। आपकी पाप की एक दुष्प्रवृत्ति से आपने पारिवारिक अस्थिरता देखी कि नहीं देखी? फिर भी आप उसी प्रकार की प्रवृत्ति में आज उतरने को तैयार बैठे हो। वाल्टेयर एक बड़ा दार्शनिक हुआ, वो लिखता है गड्ढे में गिरना बुरा नहीं है, एक गड्ढे में दोबारा गिरना बुरा है। क्या बाबूजी? जब आप दोबारा गिरे तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुमने कुछ भी नहीं सीखा। और जो भी हमारी वैभाविक गति, इच्छाओं का गणित देखिए, मैं इच्छाओं के गणित से कुछ सीखा। कल अपनी कहां बात हुई थी? जंगल में बीते वर्ष कई, एक उम्र कटी, रोते रोते तब जाकर बात समझ आई, सोने के हिरण नहीं होते। तो बाबूजी, उन्हें तो तब जाके बात समझ में आ गई ना, एक स्तर पे समझ में आ गई। हमें और आपको तो आज भी समझ में नहीं आई। भैया, पुरानी इच्छाओं की जब पूर्ति हुई तो कौन विशेष, अब कोई विशेषता तो आ नहीं गई ना परिवार में, शरीर में कोई नई विशेषता तो आ नहीं गई। 2-4 दिन बाद वही चीजें कूड़ा हो जाती हैं। जिनके प्रति कल मरे जा रहे थे, आज लगता है जिन ना भी होती तो ठीक था बाबूजी। तो हमने जितनी भी वैभाविक परिणतियां हैं, एक थोड़ा सा प्रसंग बना और अपने को वो प्रस्तुत कर आए जो हमारी जमीनी हकीकत है ही नहीं। अब उसी के इर्द गिर्द खुद को व्यवस्थित करते रहो। मां, आपने कह दिया भैया जी के, मुनि जी के सामने ऐसा प्रस्तुत किया खुद को कि महाराज हम तो ये हैं और ये हैं और ये हैं। महाराज ने भी आपके चरित्र को उत्तम जान के कहा, सुनो, एक निर्धन आया था कल, कुछ सहायता करनी है। जमीनी हकीकत तो थी नहीं, जेब उतनी वजनदार नहीं थी जितनी तुम जीभ में वजनदारी दिखा रहे थे। अब कर्ज लेके अपनी उस झूठी प्रतिमा को बलात् खड़ी किए रहोगे। और एक बार तुमने मदद कर दी तो हो सकता है दूसरी बार भी कहां जाए। क्यों? थोड़े से यश के लिए आपने अपनी झूठी प्रतिमा बना ली। अब उसी को संवारने में लगे रहो कि नहीं लगे रहो बाबूजी। तो एक है अतरंगी आदमी और एक है अंतरंगी आदमी।
अब आप और हम अलग अलग स्थितियों में अपने चरित्र को देख लें बाबूजी, कि मैं आगम से कितना सीखता हूं, जबकि मुझे जरूरत है अनुभव से सीखने की। क्योंकि महाराज साहब लिखते हैं, जो आत्मज्ञ हैं वो ही सर्वज्ञ हैं। मां, आत्मज्ञ ही सर्वज्ञ हैं। अपन ने सूत्र पाठ किया हुआ था, जो पස්සदी अपाणम पස්සदी जिन शास्त्रम सब्बम। कुंद कुंद महाराज के, जो आत्मा को देखता है वो समस्त जिनेन्द्र शासन को देखता है। तो अनुभव बाबूजी आत्मा में मिलेंगे कि आगम में मिलेंगे। इसलिए आगम के पठन और पाठन को स्वाध्याय कहा है, स्व अध्ययन, शास्त्र अध्ययन नहीं। जबकि स्वाध्याय, आगम के पठन पाठन को शास्त्र अध्ययन भी कह सकते थे। मेरे ख्याल से आपने बोर्ड भी लगा रखा है, स्वाध्याय कक्ष। स्व अध्ययन, जो स्वाध्याय का मूल अर्थ होता है स्व, अपना अध्ययन करना, ना कि शास्त्र अध्ययन करना। और आपने शास्त्र अध्ययन को, तो अपने को पढ़ो बाबूजी। दो तरह के आदमी होते हैं, एक है खोजी आदमी और दूसरे हैं खोदी आदमी। तो अपन को खोजी, मां खोज सदैव बाहर होती है और खोदना सदैव भीतर होता है। तो आपको बाबूजी खूब खोज लिया आपने। अनुभव यही कहते हैं कि हमने खूब खोदा, खोजा, और खोज के पाया क्या? बताइए ना मां, कोई विशेष उपलब्धियां तो। और एक और अच्छी बात बताऊं बाबूजी, बाहर में वही जुटाता है जो भीतर में अभाव महसूस करता है। जिसे भीतर भराव है, बाहर की फिक्र ही नहीं करता वो। जब अंदर जिसकी फुलफिलमेंट होती है ना, वो अप्रभावी होता है बाहर। चलो एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक बड़े राजा थे, क्षमा करें, एक मुनि जी थे बहुत बड़े। एक सेठ उनके भक्त, तो वो कहते हैं, महाराज जब हमारे प्रदेश में आपका आगमन हो तो मेरे गृह नगर जरूर आना और घर पे मेहमान होना। मुनि जी कहते हैं, कभी आएंगे तो जरूर मेहमान होएंगे। और 2-4 वर्षों बाद हुआ यूं कि उनका उसी दिशा में आगमन हुआ। तो सेठ ने निवेदन किया कि मेहमान मेरे घर होना है। उन्होंने स्वीकृति भी दी कि आएंगे। तो सेठ ने अपने पास में दुनिया भर से जो अच्छी से उत्तमोत्तम चीजें इकट्ठी करी रखी थी, उस कमरे में जमा दी, जिस कमरे में महाराज को, साधु को, महात्मा को ठहराना था। अलग अलग चीन के फानूस सजा दिए, ईरान की कालीन बिछा दी, अलग अलग दुनिया देश भर की है। महात्मा आए तो उन्होंने कमरा देखा कि सामान से भरा हुआ कमरा है। तो महाराज कह रहे, सुनो थोड़ा खाली करो। वो सेठ ने तर्क दिया कि महाराज ठीक तो है, नहीं नहीं खाली करो। ना चाहते हुए भी उसने 2-4 चीजें उठाई। कह रहे अब ठीक है, नहीं नहीं और खाली करो, थोड़ी चीजें और हटाओ। वो कह रहा 2-4 और, अब ठीक है, नहीं और चीजें हटाओ। मन नहीं था, 2-4 और बड़ी मुश्किल से हटाई। कह रहे अब ठीक है। महाराज कह रहे नहीं और हटाओ। गुस्सा आ गया, देख रहे। वो कह रहा सुनो महाराज, चीजें और हटाई गई तो कमरा खाली हो जाएगा। वो महाराज कह रहे भैया कमरा खाली नहीं हो जाएगा, कमरा कमरा हो जाएगा। भाऊजी कबाड़ में और कमरे में अंतर है कि नहीं है मां?
तो जो भीतर से जितना खाली होता है वो उतना ही बाहर से चीजों पे पकड़ बनाता है बाबूजी। ये अनुभव से सीख रहे होंगे आप। मां, दुनिया भर में जितने भी कॉमेडियन हैं, कोई अमीर घर से नहीं आया। वो ही आए हैं जिन्हें एक दिन की रोटी भी जुटाना मुश्किल थी, तो भीतर से विपन्न थे, तो बाहर से हंसी से भर लिया उनने। समझ रहे बाबूजी कि नहीं समझ रहे आप? तो आप अनुभव से सीखें। और दो तरह के आदमी हैं, समय अपना हुआ, एक अनुभव से सीखने वाले और दूसरे आगम से सीखने वाले। तो बाबूजी अनुभव प्राधान्य रखें और अनुभव आगम से दिशा तय करें और अनुभव से दशा तय करें। क्यों? क्योंकि कुंद कुंद महाराज साहब आगम को चक्षु लिखते हैं। तो आगम को चक्षु बनाएं और अनुभव को चरण बनाएं। चक्षु आगम को बनाएं और अनुभव को चरण बनाएं, तो आपका चरित्र वर्धमान होगा, नहीं तो आपका चरित्र वर्तमान ही रहेगा। अंतिम वचन है, डॉक्टर भारिले लिखते हैं भगवान महावीर की पूजन में, भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान। मां, भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। तो इस तरह से बाबूजी आदमियत की हमने अलग अलग किस्में बताई। आप अपने को जिस किस्म में बिठाना चाहें आप स्वतंत्र हैं। आप और मैं निवेदन करूंगा और आशा भी कि आप अपने साथ न्याय करेंगे। न्याय पूर्वक आप अपने को अच्छी किस्म में और बुरी किस्म में से मैं चाहूंगा अच्छी किस्म में बिठाएं। आप न्याय करके अपने को जिस किस्म में बिठाना चाहें बिठा लें, वो आपकी मौलिक स्वतंत्रता है। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मंगल सागर जी मुनि महाराज की जय।